राजस्थान की जलवायु के बात पूरे हो गए थे अपने। अब राजस्थान की जलवायु को ऋतुओं के हिसाब से और पढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? तो 3 ऋतुओं में। सबसे पहले नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये है मार्च से मध्य जून यानी 15 जून। राजस्थान की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा गया है, मार्च से मध्य जून। अब देखो ये ऋतुओं वाला जलवायु वाला टॉपिक एक ही बात से ज्यादातर क्लियर होगा। अब आए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, यानी किस दिशा से हवा चलेगी तो वो अपने साथ बरसात लेके आएगी। यदि हवा नहीं चलेगी तो वर्षा नहीं चलेगी, वर्षा नहीं होगी। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में और विश्व की क्या स्थिति बनती है? ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर यदि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की हवाएं चलेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों से उत्तरी गोलार्ध के देशों में बरसात होगी। इसी प्रकार से जब दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण की ओर हवाएं चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के महासागरों से बरसात होगी। अब ज्यादा गर्मी या ज्यादा तापमान कहां पर होगा? जिन अक्षांशों के आसपास सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें या मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहां पर तापमान ज्यादा होगा। अब जैसे ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। ये 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून, मार्च से 15 जून। इस स्थिति में देखो पृथ्वी में ज्यादा तापमान कहां पर होगा? तो मार्च यानी 1 मार्च से। अब भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 मार्च को, 21 मार्च को, यानी इस स्थिति में सूर्य की किरणें 1 मार्च के आसपास तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में ही चमकती हैं। फिर कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती 21 जून को, और ये ग्रीष्म ऋतु है 15 जून तक ही। तो 15 जून के आसपास सूर्य कर्क रेखा के निकट पहुंच जाएगा, लेकिन बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर नहीं चमकेगा। यानी मार्च से मध्य जून के मध्य सूर्य भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे और कर्क रेखा से थोड़ा नीचे के इस हिस्से में सीधा चमकेगा, यानी इस हिस्से का तापमान ज्यादा होगा, उच्च तापमान होगा। भारत के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो ये भारत है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। सूर्य चमकता दक्षिणी भारत के ऊपर, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान का केंद्र कहां पर स्थापित होगा? उच्च तापमान का केंद्र पश्चिमी भारत या थार मरुस्थल में। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध ये पठारी, दक्षिणी भारत ये पठारी है और जल के निकटवर्ती है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। जबकि थार का मरुस्थल है, यहां पर सूर्य सीधा नहीं चमकते हुए भी थार का मरुस्थल जल्दी गर्मी को अवशोषित कर लेता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान का केंद्र कहां पर स्थापित होगा? थार के मरुस्थल या पश्चिमी भारत में। अब देखो इस ऋतु में दक्षिण भारत से उत्तर गोलार्ध की ओर तापमान में ज्यादा अंतर नहीं, और तापमान में ज्यादा अंतर नहीं तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं तेज गति से चली नहीं, इसलिए बरसात नहीं हुई। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो सिर्फ गर्मी के प्रश्न बनते हैं। देखो क्या प्रश्न बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून के बीच में है राजस्थान में, तो इसमें पहला प्रश्न तो ये, इस ऋतु में निरंतर तापमान या गर्मी में वृद्धि होती जाती है, यानी मार्च से जून की ओर जब बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। अब सबसे ज्यादा तापमान कहां पर, सबसे कम कहां पर? इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो राजस्थान में सर्वाधिक
तापमान वाला जिला, सर्वाधिक तापमान वाला जिला है चूरू। सर्वाधिक तापमान वाला जिला है चूरू। चूरू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक तापमान पहुंच जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थान, सबसे ज्यादा गर्म जिला तो चूरू, सबसे गर्म व शुष्क स्थान ये है फलोदी। फलोदी, और ध्यान रहिए फलोदी पड़ता कहां पर है? जोधपुर में है। अब देखो सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। अब देखो तापांतर किसे कहते हैं? एक दिन का सबसे ज्यादा और सबसे कम टेम्परेचर का अंतर, तापमान का अंतर क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। तो एक दिन का सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान का अंतर तापांतर कहलाता है। और ये सबसे ज्यादा जैसलमेर का। तो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जबकि सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू। ठीक है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में और तेज गर्म हवाएं चलती हैं। इन तेज गर्म हवाओं को लू कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? लू। गर्म व शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अब देखो एक नाम है बुलबुल्या। बुलबुल्या ये क्या है? ये थार के मरुस्थल में और हवाओं के चक्रवात के रूप में चलना बुलबुल्या कहलाते हैं। जैसे हवा इस दिशा से इस दिशा की ओर चली और इस दिशा से तेज गति से चली तो हवा इस तरह से यूं चलती है और मिट्टी को भी अपने साथ गोलाई में लेकर के और ऊपर उठा लेती है। इसको क्या कहते हैं? बुलबुल्या। तो पश्चिमी राजस्थान में हवा का तेज गति से चक्रवात नुमा मिट्टी के साथ प्रवाह, इसको क्या कहते हैं? बुलबुल्या कहते हैं। और लू पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं ये क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, किसी स्थान का तापमान अचानक गिर जाता है। अचानक गिर जाता है। जैसे ये कोई स्थान है और यहाँ का तापमान अचानक गिर गया, यानी तापमान बहुत कम हो गया, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गई, तो फिर यानी यहां पर वायु दाब न्यून है। वायु दाब न्यून है और न्यून वायु दाब है तो इसके किसी भी दिशा से जहां पर वायु दाब ज्यादा है, ज्यादा वायु दाब है, तो न्यून वायु दाब को भरने के लिए हवा वो तेज गति से चलेगी और हवा का तेज गति से चलेगी तो साथ में मिट्टी भी उठाएगी। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। कई बार पूछते हैं जब किसी स्थान का अचानक तापमान गिर जाता है तो इस अचानक वायुदाब गिर जाता है, तो अचानक वायुदाब गिरता है तो इसका क्या परिणाम निकलता है? तो आंधी तूफान का आना। अचानक वायुदाब का गिरना किस बात का सूचक है? आंधी या तूफान के आने का। ठीक है। फिर देखो राजस्थान में ये सबसे ज्यादा आंधी आती कहां पर है? सबसे ज्यादा आंधी आती है गंगानगर। गंगानगर इस ग्रीष्म ऋतु में लगभग 27 दिन के आसपास तक सबसे ज्यादा आंधी गंगानगर में। सबसे कम आंधी कहां पर आएंगी? जहां पर बरसात ज्यादा होगी। तो सबसे कम आंधी आती है झालावाड़ में 2-3 दिन तक, यानी 3 दिन के आसपास तक सबसे ज्यादा आंधी गंगानगर में और सबसे कम आंधी कहां पर? झालावाड़ में। इस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु इससे संबंधित बात होगी। अब देखो वायुदाब ये ग्रीष्म ऋतु हो गई। इसके बाद में आएगी वर्षा ऋतु। तो ये वर्षा ऋतु से पहले का ऋतु है, यानी मानसून से पहले की ऋतु है, इसलिए इसको मानसून पूर्व काल भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु को और दूसरा नाम मानसून पूर्व काल। अब इसके बाद में अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, इस ऋतु में राजस्थान में बरसात होगी। वर्षा ऋतु ये है मध्य जून से सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु। अब देखो मध्य जून से और सितंबर तक है,
तो मध्य जून से सितंबर है। विश्व में देखो क्या स्थिति बनती है, यहाँ पर सूर्य कहां पर चमकेगा और हवाएं कहां से कहां तक चलेगी। ये भूमध्य रेखा फिर से लिखता हूं, भूमध्य रेखा यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है 2 दिन। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये यहां पर 21 जून को सीधा चमकता है सूर्य। और ये मकर रेखा है, इसके ऊपर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। तो देखो मध्य जून से सितंबर के बीच में है। अब मध्य जून यानी 15 जून, 21 जून यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमक गया यहां पर, फिर कर्क रेखा के आसपास चमकेगा, यानी ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा और उत्तर में सूर्य हो गया, उत्तर भारत में आ गया इस क्षेत्र में। अब देखो इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ा तो ग्रीष्म ऋतु की तुलना में ज्यादा दक्षिणी भारत और उत्तर भारत में तापमान का ज्यादा अंतर है। तो दक्षिणी भारत या भारत के दक्षिणी हिस्से से तेज गति से हवाएं उत्तर भारत की ओर चलेंगी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर से जल लेकर के आएंगी। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु। अब देखो भारत में ये जो वर्षा होती है ये किस मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा करने वाला मानसून है इसका नाम क्या है, इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कई बार पूछते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये अरब सागर ये पानी अरब सागर इधर पश्चिम बंगाल के निकट, ये पानी ये बंगाल की खाड़ी और दोनों किस महासागर के हिस्से हैं, ये हिंद महासागर के। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों। अब भारत में जिस मानसून से बरसात होती है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध की जो हवाएं आती हैं उनसे बरसात होती है और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से ही प्रवेश करता है, तो दोनों नाम मिल गए, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्योंकि विश्व में ये हवाएं दक्षिण गोलार्ध में इस तरह से चलती हैं दक्षिण पश्चिम से, इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। अब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है केरल में और इसकी 2 शाखाएं होगी। यो हवाएं चलती है भारत के दक्षिण से और ये हवाएं चलेगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के ऊपर से जल लेकर के भारत में बरसात करेगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखा होगी, 2 शाखाएं। एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ध्यान रहे पूरे भारत में 65% वर्षा अकेली अरब सागर की शाखा से होती है, बाकी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अब अरब सागर से जो मानसून उठा ये राजस्थान में आता है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह से यूं है। राजस्थान में यह अरावली पर्वत श्रृंखला अवरोध पैदा नहीं करती। यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरब सागर की शाखा से जल उठ करके आया, तो अरब सागर की शाखा से जो जल उठ करके आया वो अरावली पर्वत श्रृंखला ने के समानांतर वो बादल निकल गए। अरावली प्रश्न पूछते हैं अरब सागर की शाखा से राजस्थान में बरसात क्यों नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागर से उठने वाली मानसून से के समानांतर रहती है, इसलिए बरसात नहीं होती। और अरावली यदि इस प्रकार से होती तो ये पानी उठकर आता अरावली ऊंचाई के ऊपर इसके निकट होती, इसको टच करती, तो अरावली यदि अपनी विपरीत दिशा में होती यानी इस दिशा में होती तो क्या प्रभाव पड़ता, अरब सागर की शाखा से राजस्थान में भयंकर बरसात होती। चलो अरब सागर की शाखा से तो राजस्थान में बरसात होती नहीं, फिर किससे होती है, ये बंगाल की खाड़ी से जल जो उठा होता है ये मेघालय पश्चिम बंगाल इस तरह से आगे बढ़ता है और इस शाखा से राजस्थान के अंदर बरसात होती है। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से बरसात होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। तो देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में बरसात तो होती है, लेकिन वो फिर ज्यादा बरसात क्यों नहीं होती। ये बनता प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में पर्याप्त या अधिक वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून उठा
वो धीरे धीरे राजस्थान तक आते समय उसमें वर्षा की मात्रा बहुत ही कम बच गई, यानी नमी की मात्रा बहुत ही कम बच गई। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं होने का कारण राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी की शाखा का कमजोर पड़ जाना, यानी पानी की मात्रा उनमें कम रह जाना। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान के अंदर लगभग औसत वर्षा कितनी है, 56.5 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर के आसपास राजस्थान की वर्षा 56.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो राजस्थान 10 से और 100 सेमी वर्षा रेखाओं के मध्य है। जैसलमेर से 10 सेंटीमीटर रेखा होकर गुजरती है और झालावाड़ से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होकर गुजरती है। कहने का मतलब राजस्थान के उत्तर पश्चिम से आगे बढ़ने पर, यानी दक्षिणी पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी इस हिस्से में कम वर्षा, इस हिस्से में ज्यादा वर्षा। तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर 10 सेंटीमीटर के आसपास। अब स्थानों की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, माउंट आबू, माउंट आबू 150 सेंटीमीटर स्थान की बात करें तो। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव, समगांव जैसलमेर में 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। स्थानों की बात करें, सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में, सबसे कम समगांव में। बात करें भारत की तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में 5 सेंटीमीटर। विश्व की बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है एरिका चिल्ली में, एरिका चिल्ली में। ठीक है, और विश्व में सबसे ज्यादा बरसात की बात करें तो वो होती है मासिन राम गांव मेघालय में, मासिन राम गांव मेघालय में, जो भारत में पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये सबसे कम और सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थानों की बात हो गई। अब इसके बाद में ये आर्द्रता, आर्द्रता यानी हवा में नमी की मात्रा को तो आर्द्रता कहते हैं। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा, झालावाड़, सबसे आर्द्र जिला कौन सा, झालावाड़। और सबसे न्यून आर्द्र जिला जैसलमेर, वही बात हो गई कम बरसात वाला। और ये आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। अब देखो राजस्थान में वर्षा का दिन की गणना कौन से दिन की करते हैं कि कम से कम कितने वर्षा होनी चाहिए। एक दिन में न्यूनतम वर्षा कितनी होनी चाहिए, 0.5 सेमी से अधिक, वो दिन वर्षा का दिन गिना जाएगा। वर्षा के दिन की गिनती के लिए कम से कम वर्षा कितनी होनी चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर से अधिक। और राजस्थान में सबसे ज्यादा दिनों तक वर्षा कहां पर होती है, झालावाड़ में। झालावाड़ में पूरे वर्ष में लगभग 40 दिन, राजस्थान में एक साल में और पूरे दिन सबसे ज्यादा वर्षा के दिनों की संख्या झालावाड़ में 40 दिन। कौन सा दिन वर्षा का दिन गिना जाता है, जिस दिन वर्षा की मात्रा 0.5 सेंटीमीटर से अधिक हो। ठीक है, अब देखो राजस्थान में जो अधिकतर वर्षा है वो 2 ही महीनों में हो जाती है। अधिकतर वर्षा यानी 90% जो बरसात है वो कौन से 2 महीनों में होती है, वो होती है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। राजस्थान में 90% वर्षा और कौन से 2 महीनों में होती है, जुलाई अगस्त में होती है। ठीक है, अब देखो वर्षा के दिनों में, वर्षा ऋतु में और कई स्थानों के ऊपर कुंड वगैरह ये बना करके और वहां पर वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। उन कुंडों को क्या कहते हैं, टाका, टाका। तो वर्षा ऋतु में पानी एकत्रित करने की, जल ग्रहण करने की पद्धति को टाका कहते हैं, जो घरों में भी और दुर्गों में भी किया जाता है, घरों में भी और दुर्गों में भी किया जाता है। और ये वर्षा का पानी कहलाता क्या है, पालर। तो टाका क्या है, वर्षा ऋतु में
जल एकत्रित करने की पद्धति क्या कहलाती है? टपका। ठीक है, अब देखो ओलावृष्टि, राजस्थान में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि कहां पर होती है? जयपुर में। सर्वाधिक ओलावृष्टि, सर्वाधिक ओलावृष्टि ये कौन से जिले में होती है? जयपुर जिले में होती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये देखो राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कहां पर? जयपुर में होती है। एक बार पूछा गया था पुरवाई या पुरवैया क्या है? पुरवाई या पुरवैया क्या है? तो देखो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा इस तरह से राजस्थान में आती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा यूं इस तरह से आती है। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहां पर करती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में जून के अंतिम सप्ताह में। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से बरसात होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान के किस भाग से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। जून के अंतिम सप्ताह के आसपास से, और फिर राजस्थान में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और उत्तरी पूर्वी जो अरावली है यहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से और जो पानी आता है तो उस पानी में नमी की मात्रा कम होती है और वो हवाएं ठंडी होती हैं। उन हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवैया। तो उत्तरी पूर्वी अरावली के आसपास बंगाल की खाड़ी की शाखा से उठकर आने वाले मानसून से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? पुरवाई या पुरवैया कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगली ऋतु कौन सी आती है? तीसरी ऋतु शीत ऋतु। और शीत ऋतु का कौन जो समय बच गया वो कौन कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु तो मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, और शीत ऋतु ये अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, यानी इस ऋतु में राजस्थान और भारत के उत्तरी हिस्सों में ज्यादातर ठंड रहती है, इसलिए इसको शीत ऋतु कहते हैं। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु में पूरे भारत की बात करें तो वर्षा होती है कुछ, और वो वर्षा किस मानसून से होती है? सबसे पहले तो ये देखो शीत ऋतु में जो बरसात होती है ये पृथ्वी है, अक्टूबर से फरवरी तक का समय है, यानी 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चमकेगा। यानी कहने का सीधा इसका मतलब यह है इस ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध से यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर हवाएं चलती हैं। तो भारत में वर्षा ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि भारत के उत्तर में जो देश है वो लगभग स्थलबद्ध देश हैं, तो उनसे जो हवा होगी उनसे बरसात नहीं होगी। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी से कुछ क्षेत्रों में से जल उठा करके और इस तरह से थोड़ी बहुत बरसात शीत ऋतु में भारत में होती है। तो ये उत्तरी पूर्वी दिशा से पवनें आती हैं, इसलिए इस मानसून का नाम क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी मानसून। पहला एक क्वेश्चन शीत ऋतु का, शीत ऋतु में भारत में कौन से मानसून से बरसात होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। अब राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो भी इसका उत्तर क्या होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून से बरसात होती है। इस शीत ऋतु से संबंधित एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में या पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा का स्थानीय भाषा में नाम। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में या पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा का स्थानीय भाषा में नाम। तो स्थानीय भाषा में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। मावट। फिर मावट का कारण, मावट का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। मावट का कारण पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ का केंद्र, पश्चिमी विक्षोभ का केंद्र भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ का केंद्र भूमध्य सागर। तो शीत ऋतु में उत्तरी भारत में किस मानसून से बरसात होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी भारत या पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। मावट का कारण पश्चिम विक्षोभ का केंद्र भूमध्य सागर। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु में राजस्थान में या मरुस्थलीय क्षेत्र में बर्फ जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? पाला। पाला। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल में
जो बर्फ जम जाती है उसको क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। और ये इस ऋतु में ज्यादातर ठंड रहती है, ठंड। तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, जो गर्म जिला था, वही राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी इस ऋतु में ठंडा रहता है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। और सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी। बात करें राजस्थान के सबसे गर्म जिले की, तो गर्म जिला कौन सा है, जून। सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जून, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। अब देखो न्यूनतम तापांतर वाला जिला, ये है डूंगरपुर। न्यूनतम तापांतर वाला जिला, राजस्थान का सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला तो जैसलमेर। न्यूनतम तापांतर ये पहाड़ी क्षेत्र वाला है, यानी जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। तो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है। अब देखो ये राजस्थान की 3 ऋतुएं हो गई, इनकी गर्म ठंड ज्यादा वर्षा जिला कौन सा है, कम कौन सा है, इस तरह के ये प्रश्न हो गए। तो राजस्थान में कम बरसात होती है, इसीलिए राजस्थान में ज्यादा अकाल पड़ते हैं। प्रश्न इसको सामान्य भाषा में पूछते हैं। राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का कारण सीधी सी बात मतलब है क्योंकि राजस्थान में पर्याप्त और नियमित वर्षा नहीं होती, इसलिए राजस्थान में बार बार अकाल पड़ते। तो राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का कारण अनियमित और अपर्याप्त वर्षा होना, यानी नियमित भी नहीं और वो पर्याप्त मात्रा में भी नहीं होती, इसलिए बार बार अकाल पड़ते हैं। ठीक है। राजस्थान में देखो जो सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल जिसको कहते हैं, छप्पनिया अकाल। देखो ये छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, विक्रम संवत 1956। अब इसको ईस्वी सन में यदि बदले तो ईस्वी सन में बदले तो इसमें से 57 घटाइए तो ये हो गया 1899। जब विक्रमी संवत से ईस्वी सन ज्ञात करते हैं तो 57 घटाते हैं, तो क्योंकि ईस्वी सन से 57 साल पहले चला था विक्रमी संवत। मालवा का शासक था विक्रमादित्य, उसने अपने राज्याभिषेक के अवसर के ऊपर यह संवत चलाया था, विक्रमी संवत। तो फिर से सुन लो, विक्रमी संवत से जब ईस्वी सन निकाले तो 57 घटाते हैं तो 1899 ईस्वी सन। तो छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, 1956 विक्रमी संवत किस ईस्वी सन में, 1899 ईस्वी सन में। देखो राजस्थान में ज्यादातर क्षेत्रीय मरुस्थलीय भाग है, इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ 2-4-5 कार्यक्रम चला रखे हैं जिससे अकाल से और निपटा जा सके। तो देखो प्रमुख जो कार्यक्रम कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो नंबर 1 सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम। ये कब चलाया था, 1974-75 में चलाया था, 1974-75 में। इसके अंदर जो पूंजी होती है वो केंद्र व राज्यों के कितने अनुपात में होती है, 75:25 अनुपात में चलती है। तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए चलाया गया कार्यक्रम 1974-75 में। इसमें केंद्र और राजस्थान सरकार की पूंजी का अनुपात 75:25। ये वर्तमान में कितने जिलों में चल रहा है, 11 जिलों में चल रहा है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। ठीक है। अब देखो दूसरा कार्यक्रम एक और मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम ये केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए चलाया गया था, 1977-78 में चलाया गया था। ये मरु विकास कार्यक्रम भी केंद्र सरकार का राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए कार्यक्रम है जो 1977-78 में चलाया था। इसमें भी केंद्र व राज्य यानी राजस्थान की पूंजी का अनुपात कितना है, 75:25, 75:25। और ये वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, 16 जिलों में संचालित है। इस तरह से ये जलवायु से के भौतिक विभाजन हो गया, राजस्थान की जलवायु की
ऋतुओं हो गई थी। ये जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। परीक्षा में आए हुए 15-20 जो प्रश्न और है वो अगले पीरियड में आपको मिलेंगे।